हाँ सही, वही कर लो जो राइट साइड पे CSS हो और लेफ्ट साइड पे HTML हो। हाँ सही है, अब वो बंद कर दो। हाँ ठीक है। एक ये हेडर का टैग, हेडर का डिफ था जिसके अंदर हम्म। सारी चीज़ें थी, और एक डिफ मैंने बनाया था कंटेनर का जिसके अंदर सही। पूरा कंटेनर था ठीक है। यहाँ तक। उसके अंदर दो कंटेनर्स बनाए थे, एक लेफ्ट ये वाला और एक राइट ये वाला। हम्म। कंटेंट वन कंटेंट टू की क्लासेस का नेम दिए हुए थे, और एक और नीचे जो डिफ इमेज के लिए बनाया था, हाँ। एक वर्ड था मतलब नीचे का, ठीक है। और हम्म। इसकी अगर स्टाइलिंग पे जाएं तो हेडर की जैसे ये था ना, जब मैं ये पोजीशन फिक्स और टॉप ये कर रहा था ना इसको, हम्म। तो ये इस तरह दिख रहा था। ये पूरा इस तरह नहीं आया, इस तरह पहले था। दोबारा दिखाना, दिखा नहीं कुछ भी। अच्छा मैं सही, अब दिखाऊं? दिखा। सही है। सही है, सही है। इसको मैंने कंट्रोल जी कर दिया था। हम्म। ये सारी इसकी स्टाइलिंग वजह क्या हो वगैरह। सकती है, तुम्हें क्या समझ आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लग रहा है कि ये जो टैग्स है ना, ये सही तरह, ये जो चीज़ मैं लगा रहा हूँ सही जगह नहीं लग रही है। बस अभी मैंने अभी अभी लगाया था ना, तब मैंने इसको ज़्यादा डीबग करने का टाइम नहीं मिला। सही, नहीं नहीं, तुम सही लगा रहे हो। अगर हाँ। हो सकता है तुम सही ना भी लगा रहे हो, लेकिन तुम्हें तुम्हें जो एक तरह से इशू नजर आ रहा होगा वो यही आ रहा होगा कि छोटा हो रहा है, बजाय हम्म। इसके कि पूरे उस पे हो। हाँ। तो लास्ट टाइम मैंने एक बात बोली अच्छा, थी इसके बारे में। विथ हाँ, विथ हाँ। 100% करनी होगी ना? 100% का शायद इतना सेंस ना बने, क्योंकि उसका जो 100% का मतलब ये होता है मेरे पेरेंट कंटेनर को वो कर दो। लेकिन अगर तुम सिंपली ये कर दो कि लेफ्ट को 0 कर दो और राइट को 0 कर दो, तो वो फिर खुद ही स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब तुम्हें विड्थ सेट करने की जरूरत ही नहीं है। सही। राइट जीरो करने से ठीक है। सही है। सही है। अच्छा तो मेरा ख्याल है इसमें तुम्हारी लर्निंग हो गई होगी, लेफ्ट और राइट उससे। और जी जैन जी। तुम्हारा जो HTML स्ट्रक्चर है, मैंने देखा है काफी मतलब अभी ऑब्वियसली शायद तुमने पहली दफा किया है और मुबश्शिर थोड़ा सा ज्यादा UI UX पे काम कर रहा है, तभी इसको थोड़ा सा पता है। लेकिन अगर साइड पे देखो तो इसने जैसा हेडर बनाया ना, तो अब इसने कोशिश की है हर चीज को ब्रेक डाउन करे, जबकि तुमने हर चीज रूट में रखा हुआ था। जैसे बॉडी के फौरन बाद हेडर आ गया था, एक ही टैग के अंदर आ गया, और उसके फौरन बाद होम का अलग एलिमेंट, अबाउट का अलग एलिमेंट, मतलब आपस में किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है वो। जब क्या करता हूँ मुबशिर का देखो, तो उसने डिव के अंदर डिव, मतलब नेस्टिंग की हुई है। जितनी ज्यादा नेस्टिंग हो ना उतना ज्यादा अच्छा होता है। मतलब आप क्या कहेंगे उसको, आप एक तरह से आप एक तरह से जो है वो अपनी चीजों को समेट के चल रहे हो, और एक ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चल रहे हो, स्ट्रक्चर्ड तरीके से। मतलब तुम्हारे बारे में अगर कोई मेन्यू देखना चाहे तो उसको मतलब वो देखेगा बॉडी के डायरेक्टली अंदर होम और अबाउट और ये सारी चीजें लिखी हुई है, जबकि इसके अंदर जो है ना डॉट हेडर के अंदर एक एंकर टैग्स के मतलब लाइन लगी हुई है। तो उससे पता चल रहा है कि ये अच्छा ठीक है, ये आपस में एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। मतलब ये सारे होम अबाउट ब्लॉग ये सब के सब एक हेडर राइट का हिस्सा है। वैसे मैं तो इसके अंदर ये भी कहूंगा कि मतलब अगर इसको भी बाहर निकालना चाहो, मतलब हेडर से बाहर और उसको अलग से करना चाहो तो वो भी अच्छा होगा। लेकिन हाँ ये भी सही है, मतलब पता चल रहा है कि ये एक मेन्यू है, मतलब ये आपस में इस तरह रिलेटेड है कि ये पूरा एक मेन्यू बना हुआ है। और बैनर अलग चीज है, मतलब बैनर एक अलग से चीज है। फिर उस और ये दोनों आपस में किस तरह रिलेटेड है, ये दोनों हेडर है, हेडर का पार्ट है। तो तुम्हारी सिर्फ CSS जरूरी नहीं होती, मतलब CSS हमेशा सेकेंडरी होती है। सबसे पहला जो फोकस होता है वो HTML पर होता है कि क्या आप अपनी जो बॉडी है उसको लॉजिकली स्ट्रक्चर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं तुम लोगों को एक रेकमेंड करूंगा, मैंने एक कोर्स देखा था यूनिवर्सिटी पे। अब पता नहीं होगा या नहीं होगा, यूनिवर्सिटी पे इतने कोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन वो HTML CSS के ऊपर था। मैंने काफी पहले देखा था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन उसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था कि जब भी आप किसी भी पेज को देखते हैं ना, तो आप ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेंगे, या तो स्मॉल टू बिग था या बिग टू स्मॉल था। तो मुबशर तो अपना वेबसाइट खोलना। दिख रही? नहीं, पता नहीं स्लो चल रहा है नेट, क्या हो रहा है मेरे पास। सही है। तो अब जैसे अच्छा मैं इसमें किसी तरह से भी एडिट नहीं कर सकता कुछ भी। लेकिन खैर, जिस तरह से तुम वाइड साइड हेडर वाला पार्ट देख रहे हो,
तो सबसे पहले तो तुम देखो कि ओवरऑल ये ग्रे हुआ हुआ है, मतलब व्हाइट साइड है, तो तुम्हें देखते ही ये पता चल रहा है कि ये एक अलग से चीज है, मतलब ये एक अलग से कंटेंट है। तो यूं समझ लो कि तुम अपने मेंटली तौर पे जो है ना इसका एक ब्लॉक बना सकते हो कि ये एक ब्लॉक है, मतलब पेज का। यार मैं अगर किसी तरह से हाईलाइट कर सकूं इस चीज को तो किस तरह कर सकता हूँ? कोई मार्कर वार्कर होता है सर गूगल मीट पे? होती है एनिमेशन। इस पे वो पेन मिल जाता है मेरे ख्याल से। सही, ये स्टार्ट अ न्यू व्हाइट बोर्ड तो है, तो नहीं व्हाइट बोर्ड का मतलब क्या है? क्या चीज है ये? व्हाइट बोर्ड तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मुझे। मार्कर का कुछ आइडिया है? मार्कर किस तरह होता होगा? नहीं आता इसमें, नहीं आता। नहीं होता है यार इसमें, व्हाइट बोर्ड आता है वो। इसमें मार्कर भी यूज होता है। अच्छा सही है, ये एक अलग से जैम बोर्ड खुल गया। मुबश्शिर तुम इस पे अपनी स्क्रीन शेयर करना, या मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है। ये बस एक व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, बना सकते हैं आप बस। ये मेरे ख्याल से हम अच्छा वैसे वो लिंक सही है। शेयर हो गई है, हम भी इस पे आ सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट नहीं आएगा, स्क्रीन पे नहीं आएगा। अच्छा सही है, सही है। सर इसका तो उतना फायदा नहीं है। अम, लेकिन चलो मैं क्या करूँ इसके लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरा क्या जो मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि इधर कोई रेक्टेंगल का भी वो नहीं है। ये रहा। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर आ गया है। यार ये बहुत खतरनाक चल रहा है। तो चल ही नहीं रहा क्या? मेरे पास तो सही चल रहा था। माउस का इशू है। अच्छा तुम लोग को ये सर्कल्स वो तो दिख रहे हैं जो मैं वो बना रहा हूँ, बॉक्सेस? ओहो अच्छा, ये अच्छा हो गया। चलो कुछ तो आ गया हमारे पास। सही है। इसमें से अगर जी आई एन को हटा दे, तुम लोगों को ओवरऑल इसके अंदर दिख रहा है ना? जो जो जैम चल रहा है, जो भी कहेंगे इसको। जी देखने में अ, जो ये इस वक्त हमारे पास स्क्रीन है, अब मैं जो कहना चाह रहा था ना वो आसान लफ्जों में ये था कि इस स्क्रीन को जो है वो मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ इस तरह करके कि अगर आप कभी भी बॉडी देखते हैं ना, तो आप तो फिल नहीं डालना इसमें, तो आप इस तरह करके ब्रेक डाउन करेंगे कि एक हमारे पास ये लॉजिकल पीस बन रहा है इसका, एक हमारे पास लॉजिकल पीस जो है वो बॉडी का बन रहा है, और बॉडी के बाद फिर हम फुटर को भी एक लॉजिकल पीस बना सकते हैं। और यहाँ पे जैसे साइड में एक लाइव चैट दिख रहा है, तो इसको हम अलग से सेपरेट एक तरह से देख सकते हैं एज अ कंटेनर। तो ये हमारे पास काफी सारे कंटेनर्स आ गए हैं। तो सबसे पहले जब भी तुम किसी वेब पेज को देखा करो ना, तो उसको इसी तरह ब्रेक डाउन किया करो कि भाई ये मल्टीपल कंटेनर्स के अंदर ब्रेक डाउन हुआ हुआ है। फिर आप क्या करोगे, और अभी
सिर्फ HTML से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि ये आपके पास मल्टीपल डिव्स बन रहे हैं, और जरूरी नहीं कि आप डिव ही रखो इसको, आप पहले वाली चीज को हेडर कह सकते हो, बॉटम वाली चीज को फुटर कह सकते हो, बीच वाली चीज को मेन का टैग दे सकते हो कि सेमेंटिकली ज्यादा एक्यूरेट हो, या आर्टिकल भी होते हैं, सेक्शन भी होते हैं, इस तरह के बहुत सारे टैग्स होते हैं। तो लेकिन आसान लफ्जों में हमें मतलब हमें सोचना ऐसे कि बहुत सारे कंटेनर्स हैं हमारे पास। फिर तुम अगर मैं हेडर की बात करूं, तुम इसको कितने उसमें ब्रेक कर सकते हो मजीद? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही दफा में सारे कंटेनर्स बता दिए। पहले हमने ओवरऑल बॉडी को ब्रेक किया कि ये 3 उसमें ब्रेक हुआ है। अब मैं अगर हेडर की बात करूं तो इसको कितनों में ब्रेक कर सकते हो तुम? तीन। क्या क्या होंगे? वाइड साइड हेडर जो खुद है वो एक होगा, फिर जो 4-5 हेडिंग्स हैं वो सब एक में आएंगी, फिर जो होम अलग है वो सब एक एक में आएंगे। तीसरा क्या होगा? जैसे जो हेडिंग्स है ना उनके सबके अलग अलग बॉक्सेस बनेंगे, वो 5 बॉक्सेस बन जाएंगे, और वो 5 बॉक्सेस एक बॉक्स में होंगे, और फिर वो एक बॉक्स जो है वो वाइड साइड हेडर के साथ एक बॉक्स में होगा, और वाइड साइड हेडर खुद एक बॉक्स होगा। सही है। तो मतलब बेसिकली सेकंड स्टेप में दो दो बॉक्सेस हैं, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, और दूसरा जो है वो बहुत ही देखा हुआ है, दूसरा ये हो गया जो होम और अबाउट, ये जो पूरी मेन्यू बॉक्स है। और फिर तीसरे step बोलोगे अच्छा ठीक है, पहला वाला पहला जो वाइड साइड हेडर वाला बॉक्स है उसमें कितने बॉक्सेस हो सकते हैं? उसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? एक ये हम लोग का कंटेनर क्या वो कर रहे हैं क्या? कंटेनर वाइड तो साइड एक नहीं होगा हेडर ये? को पैराग्राफ का अलग एक कंटेनर बना देगा। हर एक का अपना अपना कंटेनर होगा। मतलब पहले हमने ये कहा कि पूरी की पूरी जो HTML बॉडी है वो हम 3 कंटेनर्स में ब्रेक कर दी। अब हम सिर्फ पहले कंटेनर की बात कर रहे हैं, उस कंटेनर में हम 2 कंटेनर्स डाल सकते हैं। उन 2 कंटेनर्स में पहले कंटेनर की मैं बात कर रहा हूँ, क्या हमें मजीद कंटेनर्स की जरूरत है या डायरेक्टली हम एलिमेंट डाल सकते हैं उसमें? जितने कंटेनर्स इसमें हो सकते हैं, यानी वाइड साइड हेडर खुद भी, यानी जो हेडिंग है ये एक पैराग्राफ है तो वो कंटेनर ही कहलाएगा मेरे ख्याल से। हाँ टेक्निकली कंटेनर होगा, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको एलिमेंट कह देते हैं वरना थोड़ी कंफ्यूजन होगी। तो फिर कुछ नहीं होगा इसमें। हाँ, कुछ भी लेकिन नहीं जो होगा, लोग कंटेनर नहीं होगा बल्कि डायरेक्टली एलिमेंट आ जाएगा। तो वो एलिमेंट हो सकता है कि इस तरह करके हो, मतलब अगर हम H1 को इनलाइन डिस्प्ले कर दें, इनलाइन ब्लॉक कर दें, तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। और अगर हम हेडर H1 को कुछ भी नहीं करेंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट कुछ इसी तरह का दिखेगा। मतलब कंटेनर के ऊपर ही एलिमेंट आ जाएगा, डिफरेंस नहीं होगा, कंटेनर और एलिमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर हम चाहें, हम इसको अगर इनलाइन ब्लॉक कर देना, मतलब लॉजिकली जो है वो ये अलग होगा इससे। भले हम इसकी डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक करें, भले हम इसको ब्लॉक ही रखें, तो लॉजिकली जो है वो सबसे पहले हमने देखा 3 कंटेनर्स थे, पहले कंटेनर के अंदर 2 कंटेनर थे, और पहले कंटेनर के अंदर एक एलिमेंट है। पहले कंटेनर के दूसरे कंटेनर में अगर आ जाए, मतलब जो मेन्यू का हम कंटेनर कह रहे हैं, तो जो मेन्यू का कंटेनर है उसमें मतलब हम 5 एलिमेंट्स डाल सकते हैं, और इन पांचों को जो है वो मतलब जिस तरह इसने किया हुआ है कि पांचों के पांचों जो है वो हैं एंकर टैग्स हैं, तो अलग अलग करके जो है वो 5 टैग्स बन जाएंगे। तो अभी हम CSS पे आई ही नहीं है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ मतलब लॉजिकली बात कर रहे हैं कि कितने HTML एलिमेंट्स होने चाहिए आपके पेज के अंदर। तो सबसे पहला काम जो है ना, मतलब जब भी तुम कोई डिजाइन देखो या कुछ भी देखो, सबसे पहला काम तुम्हारे जहन में यही होना चाहिए कि मैं इसको HTML वाइज कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। CSS का भी सोचोगे नहीं, तुम अभी सिर्फ ये सोचोगे लॉजिकली मुझे कितने कंटेनर्स की जरूरत है। पहला मतलब इन सब चीजों को कोहेरेंट तरीके से जो है वो करने का। दूसरी बात ये भी है, तो हो सकता है जरूरी ना हो कि जिस तरह इफशाल जो है उसके जहन में ये हो कि इसको हम 3 कंटेनर्स में ब्रेक कर देते हैं, और किसी और के जहन में नहीं, हम जो है वो 2 कंटेनर्स में ब्रेक कर देते हैं या 4 में कर देते हैं। तो ये चीज जरूरी नहीं, मतलब इसके अंदर ये डेफिनेटली एक सब्जेक्टिव चीज होती है कि मुझे ज्यादा लॉजिकल ये चीज लग रही है जबकि किसी और को ये चीज ज्यादा लॉजिकल लग रही होगी, उसमें कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन बहरहाल जो भी हो, आपकी रीजनिंग एक होनी चाहिए कि मेरे जहन में ये कि हम इस तरह से इसको ब्रेक डाउन करें, इस तरह से ब्रेक डाउन करें। पहला स्टेप ये है, सबसे पहला स्टेप जब भी आप डिजाइन को स्टार्ट करेंगे, किसी भी HTML CSS डिजाइन को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो ये होगा कि आप जो है वो फिर मतलब काम करेंगे स्टार्ट। यूजुअली जो मैं जिस तरह से काम स्टार्ट करता हूँ,
जितना भी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन हो, मैं तब तक CSS लिखना शुरू नहीं करता जब तक मेरी पूरी HTML ना हो जाए। और या तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि एक पार्ट जो है वो पूरा हो जाए। जैसे सबसे पहले मैं ये करूंगा, अगर मुझे कोई ये डिजाइन देगा कि भाई ये डिजाइन बनाना है, तो मैं सबसे पहले ये करूंगा कि जो है ना हेडर भी डाल दूंगा, बॉडी भी डाल दूंगा, मेन जो होगा आपका, और एक लाइव चैट का भी बना दूंगा। ये सारे HTML एलिमेंट्स मैं फौरन बना दूंगा, और इनको भी फिर मैं मजीद जो है वो और हो सकता है मैं मतलब बेसिक लेवल तक बनाऊं, मतलब ज्यादा हर किसी के कंटेनर्स के अंदर कंटेनर्स ना बनाऊं, बस एक बेसिक लेवल पे बना लूं। फिर मैं पहले वाले पे फोकस करूंगा सिर्फ, कि भाई पहले वाले के अंदर जो है, जो HTML का कंटेनर सबसे पहला मैंने बनाया हेडर का, उसमें कितने कंटेनर्स होंगे और उन कंटेनर्स में कितने कंटेनर्स होंगे, उस पे मेरा फोकस होगा। तब मैं CSS लिखना स्टार्ट करूंगा कि ठीक है, अब मैं जो हूँ इस पर्टिकुलर पार्ट की CSS लिख रहा हूँ, और मैं उसकी CSS में फिर डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक कराता हूँ, इनलाइन ब्लॉक कराता हूँ, पोजिशनिंग कराता हूँ, सब चीजें कराता हूँ। मैं सिर्फ उस पर फोकस कर रहा हूँ। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं सेकंड एलिमेंट पे फोकस करूंगा। हो सकता है मैं उसके HTML को और बेहतर करूं, कि जो है ना इसके HTML स्ट्रक्चर के अंदर में मजीद कंटेनर्स की जरूरत है। तो इस तरह करके जो है मतलब जब भी तुम लोग किसी डिजाइन को देखो, तो सबसे पहला जो जरूरी स्टेप है वो यही है कि जो है ना सबसे पहले तुम लोग HTML में ब्रेक डाउन करो कितने एलिमेंट्स की तुम्हें जरूरत है। अभी जो तुम लोग नहीं कर पाए होगे वो इस वजह से प्रॉब्लम नहीं कर पाए होगे कि तुम लोगों को आदत जो है वो आयोनिक के साथ है, जो कि तुम्हें ऑलरेडी मतलब इतना सिंपल करके दे देता है कि तुम ज्यादा सोचते नहीं हो उसके बारे में। लेकिन बेस लेवल से अगर चलोगे ना, तो हमेशा इसी तरह से स्टार्ट होता है डिजाइन। सही है, तो इस पे बात हो गई। अब हम इसी डिजाइन को लेके आगे चलते हैं। तो सही है वैसे, तुम बंद कर लो स्क्रीन, मैं अपने पास से शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे हम मेरा ख्याल है तुम लोगों को काफी हद तक आइडिया हो गया है अब कि हम किस तरह से मतलब सोचेंगे इसके बारे में। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं इसका डिजाइन बना लूंगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी इनलाइन ब्लॉक और उसको यूज करते हुए। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम उसको फिर एक मिनट, लेआउट तो बना हुआ है लेकिन दूसरे उसका बना हुआ है। अच्छा, अभी जो मैं जिस चीज पे आना चाह रहा हूँ वो है मीडिया रिस्पॉन्सिव डिजाइन जो होता है आपके पास। सही है, तो अभी हम उस पर बात कर लेते हैं। मुबशिर, तुम एक काम करो, ऊपर से बिल्डअप कर लेते, मैं दोबारा से ना बनाना पड़े, कॉपी पेस्ट करके भेज दो। हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो गई, क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप कर दो तुमने जो अभी दिखाया था ना, HTML और CSS। अच्छा अच्छा। सही है।
मैंने वो लिंक भेजा था जो उसका था, क्या नाम है अपना, एक लिंक मैंने भेजा होगा ना जिधर से मैं दिखा रहा था कि ये करना है, और नाइल करके कुछ था, पता नहीं क्या नाम था वो, रियल राइल था, क्या था। वो राइली, हाँ ऐसी कुछ करके कुछ था, वेबसाइट नहीं खुलती यार ये इसमें, याद ही नहीं आ रहा। बिलाल मैंने तो 3-4 लिंक भेजे थे, उसमें कहीं था, अगर याद हो तो। नहीं ये तो नहीं थी, नहीं क्यों नहीं आ रहा। और राइली ऐसी करके कुछ था। हाँ सही है। हाँ। अच्छा मैंने इन तीनों में से कौन सा बोला था, नीचे वाला बोला था या ये वाला बोला था बनाने के लिए। ये बीच पहला वाला। अच्छा पहला वाला बोला था, सही है। चलो फिर हाँ, प्रैक्टिस के लिए तो सही है, ये वाला पहला वाला सही है। असल में नीचे वाले से फायदा ये होता है यूजुअली, हमारी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि हम मोबाइल फर्स्ट स्टार्ट करें, मतलब डिजाइन को जो है ना मोबाइल फर्स्ट बनाए, फिर उसके बाद हम उसमें मीडिया मीडिया क्वेरीज लिखते रहें कि अगर स्क्रीन इससे बड़ी हो जाए तो यहाँ पर मतलब इस तरह से दिखे, और अगर उससे बड़ी हो जाए तो इस तरह से दिखे। तो यूजुअली इसी तरह से होता है। मेरे जहन में दो तरीके हैं, एक तो ये है कि हम फिर इस वाले का सही है, ये सब कुछ यूज कर लेते हैं जो तुमने ये बनाया हुआ है HTML, और CSS को इस तरह कर लेते हैं कि CSS को जो है वो हम मोबाइल के हिसाब से कर लें, या चलो कोई मसला नहीं, इसी को यूज करते हैं। जो मुबशर ने भी फिलहाल बनाया हुआ है, अगर उसको देखा जाए तो मतलब बड़े स्क्रीन पे तो वो सही दिख रहा है, लेकिन अगर हम छोटे स्क्रीन पे जा रहे हैं उसमें काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि ये ओवरफ्लो कर रहा है या इस तरह की चीजें। और हो सकता है कि आप मतलब इस चीज का सॉल्यूशन भी निकाल लो कि ओवरफ्लो ना हो, हाइट इस तरह कर लो, इस तरह से सेटिंग कर लो। लेकिन अगर हम मतलब जैसे अगर छोटे उस पर जाएंगे तो ऑब्वियसली ये फिर पढ़ा नहीं जा रहा, मतलब एलिजिबल नहीं है। तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन इसी काम के लिए होता है कि जो है ना आप ये बोलते हो कि रिस्पॉन्सिव क्वेरीज होती हैं कि भाई अगर इस स्क्रीन का वो हो तो ये करो, और अगर इस स्क्रीन पर आ जाए तो फिर ये करो। अच्छा मुबशर, बाय डिफॉल्ट अगर तुम इसमें गौर करो ना, तो तुम्हारा जैसे ये लेफ्ट कॉर्नर है, ये इधर स्क्रीन से थोड़ा सा आगे है। उसकी वजह ये है कि बाय डिफॉल्ट जो है वो बॉडी के अंदर, मैंने उस वक्त भी बताया था कि बॉडी के अंदर जो है ना एक क्या नाम है अपना, मार्जिन होता है 5 पिक्सल्स का। तो हम जब भी काम स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले उस मार्जिन को खत्म कर देते हैं, ताकि जो ओवरऑल पेज है ना वो पूरा मतलब पूरे उसके साथ आ रहा हो, डॉक्यूमेंट के साथ आ रहा हो, बजाय इसके कि वो मार्जिन के साथ आ रहा हो। तो ये चीज याद रखना, हमेशा बॉडी में सबसे पहले मार्जिन को 0 कर लिया करो। अच्छा ये हो गया। अब मीडिया क्वेरीज लिख लेते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो जो इस वक्त हमारे पास है, डेव टूल्स खोल के देख लेते हैं। जो ये दो बॉडीज हैं, कंटेंट 1 और कंटेंट 2, तो ये दोनों की दोनों जो है वो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है प्रोबेबली, नहीं डिस्प्ले ब्लॉक है। अगर ये डिस्प्ले ब्लॉक है तो लाइन में कैसे आ रहा है, तुमने पोजीशनिंग की है या क्या किया। कंटेंट जस्टिफाई किया है। चीज, ओ अच्छा इनलाइन फ्लेक्स किया जस्टिफाई। हुआ है, सही है सही है सही है।
नहीं मैं तो चाह रहा था कि तुम लोग फ्लेक्स बॉक्स यूज ना करो। क्या कह रहे हो? कंटेनर को इनलाइन किया होता। हाँ सही। असल में फ्लेक्स बॉक्स से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी अभी, तो मैं फ्लेक्स बॉक्स को हटा रहा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ कि यहीं पे कर देता हूँ। तो तुमने ओवरऑल फ्लेक्स बॉक्स ही यूज किया काफी सारी जगहों पे, सही। लेकिन अगर तुम फ्लेक्स बॉक्स यूज नहीं करते ना और अगर इसको इनलाइन ब्लॉक कर देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंटेनर भले इनलाइन ब्लॉक और वो अपनी लाइन में किसी को भी आने दे। फ्लेक्स फ्लेक्स जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है ब्लॉक से। ब्लॉक और जो दूसरी ब्लॉक जो है वो अपने मतलब एलिमेंट की बात कर रहा होता है कि जो है ना मैं किसी को अपनी लाइन में नहीं आने दूंगा, जबकि जो फ्लेक्स बॉक्स होता है ना वो ओवरऑल कंटेनर के चिल्ड्रन की बात कर रहा होता है कि अगर मैं किसी चीज को फ्लेक्स बॉक्स कर देता हूँ ना तो वो अपनी मतलब लाइन के अंदर किसी को भी सॉरी वो अपने चिल्ड्रन को इस तरह से करता है मैनेज के मतलब वो एक तरह से अपने चिल्ड्रन की अलाइनमेंट को कर सकता है कि चाइल्ड के अंदर ऑर्डर भी आप डाल सकते हो फिर कि ये वाला चाइल्ड पहले देखेगा, आप चाइल्ड के ऑर्डर को रिवर्स भी कर सकते हो। फ्लैक्स बॉक्स पर अभी थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं ब्लॉक के साथ ही दिखाना चाह रहा हूँ। तो अगर मैंने इसको इनलाइन ब्लॉक कर दिया तो कोई फायदा नहीं है, तो हटा ही देते हैं इस चीज को। लेकिन अगर तुम देख रहे हो तो चूंकि कंटेनर बाय डिफॉल्ट डिव है और डिव जो है वो ब्लॉक ही होता है, सॉरी कंटेंट वन जो है तुम्हारा ब्लॉक है और कंटेंट टू भी तुम्हारा ब्लॉक है, तो वो दोनों के दोनों अपने लाइन में आने नहीं देंगे किसी को भी। तो आपको जो है ना यहाँ पे जाके करना पड़ेगा इनलाइन ब्लॉक। और और अगर हम इन दोनों को कर भी देंगे तो प्रॉबेबली ये फिर भी एक लाइन में नहीं आएंगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो विड्थ है वो 60% है और उसकी 40% है, ठीक है आना चाहिए एक लाइन के अंदर, लेकिन फिर एक्स्ट्रा जो है ना ये दिया हुआ है, मार्जिन हो गया और पैडिंग हो गया, तो इसकी वजह से जो है ना विड्थ थोड़ी सी ज्यादा आ रही है। तो अगर मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो मार्जिन और इन सब चीजों को हटा दूं, या दूसरा काम ये कर सकता हूँ कि इसको 50% कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा एक कम हो जाए मार्जिन को करते हुए, मार्जिन को एडजस्ट करते हुए, और इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। सॉरी एक मिनट, 60 से मैंने कम किया ना 50 पे, हाँ, और इसको मैं 30 पे कर देता हूँ। सही है, आ गए दोनों एक लाइन के अंदर। अच्छा मुझे तो इसमें ये पूछनी थी, ये जो 30% 50% या 100% से वर्क कर रहा होता है, हाँ तो अगर हम विड्थ क्या कह रहे हो? 100% कर दें तो यही पूछ रहा था कि विड्थ 100% कर दें तो वो पूरी पेज की जगह ले लेगा तो? हाँ अपने कंटेनर की पूरी जगह लेगा, जो भी इसका कंटेनर है ना, इन दोनों का कंटेनर के नाम ही डॉट कंटेनर है। जो इमीडिएट पेरेंट होगा ना उसकी पूरी जगह लेगा हमेशा। तो अगर मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ तो तुम्हारा पेरेंट जो है टेक्निकली जो तुम्हारा पेरेंट होता है वो मैंने बताया भी था कि वो ढूंढता है जाके कि कौन सा पेरेंट ऐसा है जो कि रिलेटिव, अगर कोई भी नहीं मिलता तो एक तरह से उसका पेरेंट जो है वो फ्लो से बाहर निकल के बॉडी में आ जाता है, मतलब बॉडी सॉरी HTML डॉक्यूमेंट ही उसका पेरेंट हो जाता है। तो हमने उस वक्त भी ये बात की थी। तो तो अगर उधर तुम फिर विड्थ 100% करोगे ना तो वो फिर HTML एलिमेंट के हिसाब से होगी। लेकिन अभी ये बाय डिफॉल्ट मतलब पोजीशन इसकी क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव भी कर दो या स्टैटिक ही रखो, दोनों केसेस में जो इसका इमीडिएट पेरेंट है वो डॉट कंटेनर है। तो जो विड्थ 100% या 50% या जो भी करेंगे वो कंटेनर के हिसाब से होगी। कंटेनर की विड्थ क्या है, कंटेनर क्योंकि ब्लॉक है तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो अपने पेरेंट की 100% लेगा, उसका पेरेंट कौन है, उसका पेरेंट पेज है, तो इस तरह से। अम, सही है। तो यहाँ पे जो है वो अभी तुम लोग को ये दिख रहा है कि इस तरह से। अच्छा, तो चूंकि हमने इनलाइन ब्लॉक किया हुआ है तो उस हिसाब से जो है ये चल रहा है। अब यहाँ पे मैं मीडिया क्वेरी लिख सकता हूँ, वैसे अभी बहुत खराब हो गया डिजाइन, लेकिन उसको अभी इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जब स्क्रीन जो है वो छोटी हो तो यहाँ पे जो है ना मैं एक मीडिया क्वेरी डालना चाह रहा हूँ कि अगर ये मीडिया क्वेरी कब तक वैलिड होगी, किस मिनिमम या मैक्सिमम विड्थ तक वैलिड होगी या मिनिमम मैक्सिमम हाइट तक वैलिड होगी, वो आप लिख सकते हैं कि ये मिनिमम विड्थ का मतलब ये होगा कि कम से कम इतनी विड्थ होगी ना तो फिर ये क्वेरी लगेगी, तो फिर ये क्या नाम है अपना, ये हाँ ये स्क्रीन की क्वेरी लगनी चाहिए, मीडिया क्वेरी लगनी चाहिए। और मैक्सिमम विड्थ का मतलब है ज्यादा से ज्यादा इधर तक लगेगी, उसके बाद नहीं लगेगी। तो इस चीज को याद रखना।
तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मिनिमम विड्थ इतनी होनी चाहिए, या सॉरी एक मिनट, मैक्सिमम विड्थ इतनी होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इतनी विड्थ होगी ना तो फिर ये क्वेरी लगेगी, वरना नहीं लगेगी। और 512 कर देते इसको। और जब ये होगा तो फिर मैं चाहूंगा कि कंटेंट वन जो था हमारा पूरा वो कर देते हैं। डॉट कंटेनर के अंदर डॉट कंटेंट वन जो था, उसकी डिस्प्ले जो है वो इनलाइन ब्लॉक के बजाय ब्लॉक ही हो जाए, तो हमें इनलाइन नहीं चाहिए। और दूसरा उसकी विड्थ जो है वो 100% ही हो जाए। इसी तरह से मैं ये भी कहूंगा कि डॉट कंटेनर कंटेंट टू जो है उस पर भी यही चीज लग जाए। सॉरी यहीं पे कर देता है। कॉमा का मतलब होता है इन सब एलिमेंट्स पे लगा दो। सही है। तो अब अगर हम देखेंगे ये तो बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है। मेरा ख्याल है तुमने हाइट लिखी है यहाँ पे कहीं। हाइट डालने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे, तुमने एक्सप्लिसिटली हाइट दी हुई है ना। हाइट है। हाँ, इसकी जरूरत नहीं होती, मतलब ये बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद कंटेंट के हिसाब से हाइट कर लेता है। सही है, तो मैंने हाइट हटा दी तो अब थोड़ा फिर भी सही लग रहा है। तो अब हमने ये किया हुआ है कि अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो जब तक ये क्या नाम है अपना, सॉरी छोटे से स्टार्ट करते हैं। अब हमने ये कहा हुआ है कि जो है ना कंटेनर कंटेंट वन जो है वो भी डिस्प्ले ब्लॉक होगा, मतलब अपनी लाइन में किसी को नहीं आने देगा। और दूसरी चीज ये होगी कि उसकी विड्थ जो है 100% हो जाएगी। और अगर हम नीचे जाएं तो दोनों के ऊपर यही चीज लग रही है। और जब हम बड़ा करने लगेंगे इसको तो हमने ये कहा हुआ है कि मैक्सिमम 512 पिक्सल्स तक ये वाली चीज वैलिड है, उसके बाद डिफॉल्ट्स पे चला जाएगा। तो 512 से जैसे ही हम बढ़ेंगे ना तो वो अपने डिफॉल्ट्स पर आ जाएगा। डिफॉल्ट्स क्या है? डिस्प्ले जो है वो इनलाइन ब्लॉक होगा, और विड्थ जो है वो हर कंटेनर के अपने हिसाब से, इसमें इसने 50% डाली हुई है, इसमें 30% डाली हुई है, तो उस हिसाब से जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, तब ये दोनों एक ही लाइन के अंदर आ जाएंगे। तो ये एक बेसिक आइडिया है कि किस तरह से आप रिस्पॉन्सिव कंटेंट बनाते हैं। अच्छा, इस केस में अगर देखा जाए तो हमने ये किया हुआ है कि हमने जो अपना डिजाइन लिखा हुआ है, जो हमने बगैर किसी मीडिया क्वेरी के लिखा है, वो हमने डेस्कटॉप फर्स्ट लिखा है। मतलब हमने जो है ना डेस्कटॉप पे बार बार टेस्ट किए जा रहे थे। एक और बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है और एक और फिलॉसफी ये होती है कि आप डेस्कटॉप फर्स्ट नहीं करो बल्कि आप मोबाइल फर्स्ट करो। उसकी वजह ये है कि ज्यादातर लोग जो है वो मोबाइल पे चेक कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट। तो आप जो है ना बाय डिफॉल्ट अपने स्क्रीन को या अपने ब्राउजर स्क्रीन को हमेशा छोटा रखो, और आप जब डिजाइन करना स्टार्ट करो ना तो उसके साथ स्टार्ट करो। मतलब होना ये चाहिए था कि ये वाली चीज जो है, जो मैंने यहाँ पे लिखी है डिस्प्ले ब्लॉक और 100%, ये चीज यहाँ पर होनी चाहिए। मतलब जो बेसिक डिजाइन है इसमें होनी चाहिए। यहाँ पे डॉट कंटेंट वन और डॉट कंटेंट टू इधर होनी चाहिए ये चीज। जबकि ये जो चीज है कि डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक कर दो, विड्थ को 30% कर दो, जो एडजस्टमेंट्स हम कर रहे हैं एक तरह से, वो यहाँ पर होनी चाहिए। क्या नाम है अपना मैक्सिमम इसके अंदर, मिनिमम विड्थ 512 के अंदर। और बल्कि ये चीज करके भी देख लेते हैं एक दफा। अगर देखा जाए तो ये दोनों क्वेरीज, जो दूसरा फायदा होता है ना मोबाइल फर्स्ट जाने में, वो ये होता है कि बहुत सारी जो हम क्वेरीज लगा रहे हैं, बहुत सारी जो हम स्टाइलिंग्स लिख रहे होते हैं, वो फजूल में लिख रहे होते हैं। क्योंकि बाय डिफॉल्ट देखो तो डिस्प्ले ब्लॉक होता ही है डिफ का। ये चीज मैंने बताई थी लास्ट क्लास के अंदर, डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक होता है बाय डिफॉल्ट डिव्स का। इमेजेस स्पैन्स इन सब का इनलाइन ब्लॉक इनलाइन होता है, लेकिन जो डिव होता है तुम्हारा वो हमेशा ब्लॉक होता है। तो एक तरह से मैं फजूल में इसको बोल रहा हूँ कि डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। अगर मैं इसको बाय डिफॉल्ट लेके चलता तो मुझे ये एक्सप्लिसिटली स्टाइल लिखना ही नहीं पड़ता। इसी तरह से विड्थ भी जो है वो बाय डिफॉल्ट 100% होती है। तो मैं फजूल में इसको बोल रहा हूँ कि जाना जब स्क्रीन का साइज ये हो जाए तो फिर विड्थ को 100% कर लो। तो अगर हम इसको मोबाइल फर्स्ट लेके चलते हैं तो होता ये कि मैं इधर से ये हटा दूं, ये हटा दूंगा, इसको यहाँ ले जाऊंगा। इन दोनों की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा मैं ये बोल दूंगा कि कंटेंट वन है उसकी विड्थ जो है वो वही चीज जो यहाँ लिखी है 50%। और कंटेंट टू जो है उसकी विड्थ 30%।
सही है। और दूसरी चीज ऑब्वियसली ये सबसे जरूरी चीज वो ये है कि अब मैं उल्टा कर दूंगा। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इधर इस स्क्रीन साइज पे ये लगेगा, बल्कि मैं कहूंगा कम से कम इतनी स्क्रीन साइज होगी ना तो फिर ये वाला स्टाइल लगेगा। ये फर्क समझ में आया तुम लोगों को मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ के अंदर? जी। शालजहान तुम लोगों को समझ में आया? जी। जी। सही है। तो पहले मैं ये कह रहा था कि अब देखो तुम मेरी जो अमाउंट ऑफ स्टाइल्स जो मैं अप्लाई कर रहा था वो कम हो गई बहुत। अब पहले मुझे एक्सप्लिसिटली यहाँ बताना पड़ रहा था कि 100% वो रखो और ये करो, लेकिन अब देखा जाए तो मुझे बाय डिफॉल्ट बताने नहीं पड़ी ये बात, क्योंकि बाय डिफॉल्ट होती है विड्थ 100% है, हाइट 100% है, तो मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत ही नहीं है। और इसी तरह से डिस्प्ले ब्लॉक मुझे बताना पड़ रहा था जब मैं उल्टा कर रहा था, तो अब मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो मोबाइल फर्स्ट लेके चलने के दो फायदे होते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि आपके जो मेजोरिटी यूजर्स होंगे, जब आप किसी को लिंक शेयर करते हो व्हाट्सएप पे तो वो मोबाइल पे ही खोलता है, तो आप जो पहले सबसे पहले जहन में लेके चलोगे वो हमेशा अपने मोबाइल यूजर्स को लेके चलोगे। दूसरा जो फायदा होता है वो आपके स्टाइल्स बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग हो रही होती है जैसे ब्लॉक हो गया और ये सब चीजें मोबाइल पे ही अच्छी लगती हैं। और एक तरह से आपको फिर एडिशनल चीजें बतानी पड़ती है कि अगर डेस्कटॉप पे चला जाए तो ये करना स्टार्ट कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, ये कर दो वो कर दो, उस पर भी हम लोग आते हैं। तो अब जो है क्या हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक है, विड्थ 100% है, तो ये भी अपनी लाइन में किसी को नहीं आने दे रहा, ये भी अपनी लाइन में किसी को नहीं आने दे रहा, दोनों के दोनों 100% ये में। जैसे ही हम बड़ा करना स्टार्ट करेंगे और जैसे ही ये मिनिमम थ्रेशोल्ड पे आ जाएंगे 512 पिक्सल्स, तो फौरन से ये दोनों स्टाइल्स अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। ये अपनी लाइन में किसी को भी आने देगा, इनलाइन ब्लॉक हो जाएगा, और ये भी अपनी लाइन में किसी को भी आने देगा, इसकी विड्थ 50% हो जाएगी, इसकी विड्थ 30% हो जाएगी, और जितना मैं आगे जाता रहूंगा उससे कोई इशू नहीं होगा। मतलब ये वाले स्टाइल्स लगे रहेंगे उसके ऊपर। तो मीडिया क्वेरीज के अंदर कोई सवाल है, समझ में आया कि क्या वो है रीजनिंग? हेलो? जी समझ में आ गया। ठीक है। ठीक है, सही है। और मेरा ख्याल है ये हो गया है कवर, और मैं एक चीज और करा लेता हूँ, वो है डिस्प्ले फ्लेक्स को। इतनी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल के साथ नहीं चलेंगे, सिंपल एग्जांपल के साथ चलेंगे, या इसका वो वाला पार्ट सिर्फ यूज कर लेते हैं। अच्छा, और एक चीज और मैं कर लेता हूँ इसमें, स्टिकी वाला, अगर स्टिकी वाला तुम लोग को नहीं समझ में आया तो यहाँ पे अगर मैं हेडर को चाहूँ तो मैं पोजीशन को फिक्स नहीं करूँ, बल्कि मैं कह दूं कि जो है ना पोजीशन स्टिकी हो जाएगी। और बल्कि मैं ये चीज हेडर में भी ना करूँ, मैं अगर ये चाह रहा हूँ जिस तरह से मुबशर ने अभी किया हुआ है ना, ये भी सही है। मतलब मैं यहाँ से ये हटा दूं और मैं ये कर दूं, तो अब जो है ना तुम्हारा जो हेडर है ये हमेशा फिक्स होगा, और क्या नाम है अपना, ये अपने मतलब ये अपने स्क्रीन से नहीं हटेगा, बिल्कुल एक तरह से लाइव चैट की तरह ही है। लेकिन मैं अगर ये चाहूँ कि नहीं, ये वाला जो पार्ट है, सिर्फ जो मेन्यू वाला पार्ट है वो स्टिक करे, बाकी हेडर से मुझे कोई इशू नहीं है, मतलब हेडर अपनी जगह पे रहे, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसकी पोजीशन को फिक्स को हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं स्पेसिफिकली अब जाऊंगा मेन्यू की तरफ। सही है। एक और फायदा हुआ हमारे इस लॉजिकल उसका, कि बैनर एक अलग चीज है, मैं बैनर को नहीं लेके चलना चाह रहा, मैं सिर्फ हेडर राइट को लेके चलना चाह रहा हूँ। वैसे जो क्लास नेम्स है वो थोड़े से ढंग के रखा करो यार, मेन्यू या इस तरह का कुछ रखा करो, हेडर राइट और ये चीज तो कंफ्यूज करेगी आगे जाके। तो यहाँ पे अगर हम जाएं डॉट हेडर राइट पे, तो अच्छा एक चीज, तुमने दो दो क्लासेस डाली हुई है, एक क्लास हेडर राइट डाली, एक क्लास हेडर डाली हुई है, हाँ, ये दूसरी डाली थी जब वो स्टिकी नहीं काम कर रहा था ना, स्टिकी के लिए दूसरी और क्लास बनाई हेडर थी। इस पे भी है और इस पे भी है। अब ये हटा दे, क्लास और आईडी वाली जो है लास्ट सही, दो। सही, क्योंकि होगा ये। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि अगर तुम्हें वैसे दो क्लासेस डालनी हो ना तो हम्म। तुम इस तरह डालोगे, मतलब हाँ, वो स्पेस स्पेस देते देके हैं। हेडर, हाँ, तो दो क्लासेस हो जाएंगी ये। खैर, प्रॉब्ली वो ओवरराइड कर रहा होगा, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। अच्छा, अब अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो है ना इसकी पोजीशन जो है वो स्टिकी हो। सही है, तुमने यहाँ ट्राई किया हुआ, सही है। और टॉप जो है वो 0 है। अगर हम इसको देखें तो ये काम नहीं कर रहा, हेडर राइट जो है वो स्टिकी नहीं है।
अच्छा, ये जो स्टिकी नहीं है ना, इसकी वजह ये है कि जो स्क्रॉल बॉक्स है ना, जो स्क्रॉलिंग कर रहा है, वो इसका कंटेनर नहीं कर रहा, बल्कि पेज जो है, मतलब जो मेन कंटेनर है वो हमेशा वो कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है। जो स्टिकी होता है ना, वो बेसिकली आपके डायरेक्ट पेरेंट के लिए होता है कि मतलब अगर आप, मतलब अगर ये बहुत बड़ा होता है मिसाल के तौर पे, मतलब बल्कि कर ही लेते हैं अभी, इस डॉट हेडर को बहुत बड़ा कर देते हैं, इसकी हाइट या पैडिंग बॉटम डाल देते हैं बहुत सारी 300 पिक्सल्स की, 700 की डाल देते हैं। सही है। अब जो हमारे पास एक तरह से वो आएगा, क्या नाम है अपना, अच्छा अभी भी इशू ये होगा ऑब्वियसली कि अभी भी इसमें वो नहीं आएगा, क्या कहलाता है अपना, अभी भी इसका अपना स्क्रॉल बार नहीं आ रहा। अगर इसका अपना स्क्रॉल बार आएगा ना, ये किस तरह लेकर आ सकते हैं हम इसका स्क्रॉल बार, हम ये कर सकते हैं कि क्या करें, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसका स्क्रॉल बार आ जाए, इसका अपना स्क्रॉल बार आ जाए, इसकी हाइट को बढ़ा सकता हूँ, मैं ओवरफ्लो को कह सकता हूँ कि वो कर दो, लेकिन ओवरफ्लो हो ही नहीं रहा। तो यहाँ एक तरीका ये हो सकता है कि मैं एक और एलिमेंट डालना पड़ेगा, सही है, एक और एलिमेंट डालना पड़ेगा, ओवरफ्लो के नाम से डाल देता हूँ। सही है। अब हम ये करेंगे कि ओवरफ्लो डैश वाई को ऑटो कर देते हैं और डॉट हेडर में जो डॉट एक्सेस एलिमेंट है उसकी हम हाइट को बढ़ा देते हैं, और इसमें मैं ये कह देता हूँ कि मैक्सिमम हाइट जो है वो 200 पिक्सल्स होगी, और हमारे पास आ गया। सही है। ये क्यों आया हमारे पास, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है, जो पेरेंट एलिमेंट है, जो हेडर है, वो ये कह रहा है भाई मैं 200 से ज्यादा हाइट नहीं रखूंगा, 200 पिक्सल से ज्यादा। जबकि जो एक्सेस एलिमेंट है, जो मैंने इनविजिबल एलिमेंट डाला है, मैंने उसकी जो हाइट है वो 700 पिक्सल्स कर दी है। तो वो ये कह रहा है कि मैं इधर से आगे नहीं बढ़ूंगा, जबकि वो आगे बढ़ रहा है, जो इसका चाइल्ड है। तो एक तरह से इसमें स्क्रॉल स्क्रॉल बार आ गया इस वजह से। ये चीज समझ आई है या नहीं समझ आई? आ गए। ये ओवरफ्लो वाई लिखने से क्या हुआ? मैं अगर ये ना भी लिखूं तो मेरा ख्याल है ये हाँ, ओवरफ्लो वाई का मतलब ये होगा कि अगर ओवरफ्लो होने लग जाए ना, मतलब मैंने क्योंकि मैक्सिमम हाइट डाल दी है ना इसके अंदर, हेडर के अंदर, तो हेडर को मैं बोल रहा हूँ कि जो है ना इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना, लेकिन हो सकता है इसका चिल्ड्रन, इसका जो चाइल्ड है, जैसे इस केस में वो आगे बढ़ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ओवरफ्लो बाय जो है वो हिडन होता है। मतलब अगर चाइल्ड ओवरफ्लो कर रहा हो, मुझे कोई मसला नहीं है, मतलब छुपा देना उस चाइल्ड को, क्योंकि अगर बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ हो और वो नीचे तक जा रहा हो तो वो हाइड हो जाएगा एक तरह से। जबकि ओवरफ्लो वाई को जब ऑटो पे कर देते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है अगर चाइल्ड ओवरफ्लो कर जाए तो फिर तुम स्क्रॉल बार दिखा देना। और ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल का मतलब ये होता है कि भले वो करे या ना करे, आप हमेशा स्क्रॉल बार दिखाओ। ये सबसे फजूल ऑप्शन होता है, मतलब इसकी जरूरत नहीं होती इस ऑप्शन की मेजोरिटी ऑफ द केसेस में। अ, तो आप जो है वो हेडर ये बोल रहा है कि भाई मैक्सिमम हाइट 200 है, जबकि इसका जो चाइल्ड एलिमेंट है वो कह रहा है नहीं मैं 700 पिक्सल्स रखूंगा। तो आपने जैसे ही ओवरफ्लो वाई जो है वो ऑटो किया, तो फौरन से जो है वो यहाँ पे वो आ गई आपके पास, क्या नाम है अपना, स्क्रॉल बार आ गई। अब अगर हम इसके अंदर वो करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो तुम लोग देख सकते हो कि ये स्टिक कर रहा है, जो जो तुम्हारे पास मेन्यू है वो स्टिक कर रहा है। तो उसके स्टिक करने की वजह ये है कि अब जो है इसका पेरेंट स्क्रॉल कर रहा है, जो डायरेक्ट पेरेंट है वो स्क्रॉल कर रहा है। इस केस में इसका डायरेक्ट पेरेंट स्क्रॉल नहीं कर रहा है, इस केस के अंदर इसके पेरेंट का पेरेंट स्क्रॉल कर रहा है। तो स्टिकी जो है वो कभी भी अपने पेरेंट के पेरेंट पे नहीं चलती, बल्कि अपने पेरेंट के ऊपर चलती है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका और क्या हो सकता है कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि नहीं इसके हिसाब से ना चले, हेडर के हिसाब से, बल्कि बॉडी के हिसाब से चले, तो फिर क्या हो सकता है तरीका? हेडर वाली डेव शायद आपको खत्म करनी पड़ेगी, पेरेंट हटाना पड़ेगा उसको। सही कह रहे हो, हमें इसको यहां से निकाल के बाहर लेकर आना पड़ेगा डेफिनेटली।
और ये वो वाला पार्ट है जो मैं उस वक्त बोल रहा था ना कि पहले तुम जो है अपनी HTML स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर तुम थोड़ी सी CSS लिखोगे, फिर हो सकता है तुम्हें अपनी HTML को चेंज करना पड़े। वो यही चीज है बेसिकली। कई दफा ऐसा होता है कि हम लॉजिकली अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहे होते हैं कि जो है ना, अच्छा ठीक है, चूंकि कलर सेम लग रहे हैं तो इस वजह से हम इन दोनों को जो है वो एक सेम हेडर में डाल दें। लेकिन होता क्या है, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम CSS पे जाते हैं ना, तो फिर हमें लिमिटेशंस नजर आती है कि नहीं, मैंने अपने HTML स्ट्रक्चर को गलत किया हुआ है, मुझे रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो वो जो मैं चीज बता रहा था ना कि थोड़ी सी सब्जेक्टिव होती है, वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव इसी तरह होती है कि एक्सपीरियंस के साथ साथ समझ में आता है बंदे को कि अच्छा ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल के अगर यहाँ पे कर दूं ना, तो ये ज्यादा बेहतर चीज है। और ठीक है, इसके अंदर वो जरूर होगा कि बहुत सारे जो स्टाइल्स हैं वो मुझे कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे अब, कि यहाँ से चूंकि अब मैंने निकाल दिया इसको, तो मुझे यहाँ से काफी सारे स्टाइल्स जो है वो कॉपी पेस्ट करने पड़ जाएंगे, कि जैसे बैकग्राउंड कलर हो गया और इस तरह की चीजें हो गई। तो कर लेते, कोई इशू नहीं है। जो डॉट हेडर राइट है उसमें डाल देते हैं इसको। तो ये अब ये अलग से मेन्यू लग रहा है कि भाई ये अलग से मेन्यू है, मतलब आपको पता है कि HTML में अलग है दोनों के दोनों, लेकिन जो यूजर है उसको जो पहली दफा देखेगा प्रॉब्लली उसको लग रहा होगा कि अच्छा ठीक है, ये एक मतलब एक स्ट्रक्चर ये है और एक उसके अंदर जो है 2 कंटेनर्स हैं और उसके अंदर एक कंटेनर ये, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसके साथ आएगा। अब क्यों, चूंकि हमने इसको अलग कर लिया और हमने इसमें स्टिकी डाला हुआ है, तो अब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो अब ये स्टिक कर जाएगा ऊपर के साथ। सही है। सही। ठीक है, तो स्टिकी वाला भी मेरा ख्याल अब सबको समझ में आ गया होगा। कोशिश करो कि उस वाले जो अभी लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को असाइनमेंट दिया था उसको कंप्लीट कर लो, और उसके अंदर स्टिकी भी डेफिनेटली डालने की कोशिश करो। यही चीज मैं बता रहा हूँ ना, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। तुम पहली दफा पढ़ोगे या पहली दफा करोगे तो नहीं समझ में आएगी। मतलब ये जो पेजेस हैं ये बनाने पड़ेंगे, इसके साथ प्ले अराउंड करना पड़ेगा, और प्रोबेबली जो आज की क्लास है उसमें सबसे ज्यादा समझ में मुबशिर को आ रहा होगा, क्योंकि उसने एक्चुअली किया है ना इस काम को, तो उसको काफी हद तक काफी सारी चीजें अब और समझ में आ रही होंगी। अच्छा ठीक है, ये चीज हो रही है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग भी मतलब पहले प्ले अराउंड करोगे ना इसके साथ, तभी और समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, मैं पेरेंट के अंदर डाल के देखता हूँ इस प्रॉपर्टी को, ठीक है ये चीज अफेक्ट कर रही है इसके चिल्ड्रन को, नहीं कर रही, तो इस तरह करके आराम आराम से जो है वो आता है ये चीज। अच्छा, जो रैप अप करने की चीज थी वो डिस्प्ले फ्लेक्स था, और मेरा ख्याल है इसी जो मेन्यू की एग्जांपल है इसी को यूज कर लेते हैं, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा, डिस्प्ले फ्लेक्स जो है ना वो तुम्हारा काफी डिफरेंट होता है डिस्प्ले इन ब्लॉक के साथ या डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के साथ। जैसे मैंने तुम लोग अभी पहले बताया था, डिस्प्ले फ्लेक्स जो है ना वो तुम्हारे चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है। मतलब जो भी कंटेनर होता है ना उसके चिल्ड्रन को अफेक्ट ज्यादा करता है बनिस्बत इसके कि कंटेनर को खुद अफेक्ट करे। कि कंटेनर जैसे मैं बोल रहा था ना उस वक्त लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये बोला था कि भाई इसकी फितरत होती है और इस तरह की चीज, उस वक्त क्योंकि ऑब्वियसली मतलब आसान लफ्जों में इस तरह समझ में आ रहा था, तो मैं यही बोल रहा था कि वो अपनी लाइन में आने देता या नहीं आने देता। सिंपल टर्म्स में मैं ये बता रहा था ब्लॉक को। लेकिन जब हम फ्लेक्स की बात करते हैं तो अब डिस्प्ले जो है वो सिर्फ अपनी फितरत तक महदूद नहीं है, बल्कि अपनी जो चिल्ड्रन है उसकी उस पर आ गया है, जिसके डायरेक्ट चिल्ड्रन होती है उस पर अफेक्ट कर रहा होता है। तो जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, और फ्लेक्स बॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये कोई स्पेसिफिकली HTML के लिए नहीं है, बल्कि अगर तुम लोग फ्लटर भी सीखोगे उसमें भी फ्लेक्स बॉक्स होता है। चूंकि ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, मतलब इतना ज्यादा क्या नाम है अपना, इतना इंटुइटिव है कि इस चीज को जो है ना बहुत सारे फ्रेमवर्क्स के अंदर यूज किया। मेरा ख्याल है शायद कॉटलिन में भी होता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन फ्लटर में डेफिनेटली जो है ये फ्लेक्स बॉक्स यूज होता है अपने कंटेनर्स को जो है वो सिंपली अलाइन करने के लिए। तो जब हम यहाँ पे यहाँ से सारी चीजें हटा देते हैं और डिफरेंट चीजों का भी ट्राई आउट कर लेते हैं। बैकग्राउंड को ये रख लेते हैं, पैडिंग सही है, पैडिंग को भी रख लेते हैं, और टॉप की ज़रूरत नहीं है, कर्सर की ज़रूरत नहीं है। या मैं जब ब्लॉक करता हूँ इसको बाय डिफ़ॉल्ट, तो अच्छा ये एंकर टैग्स हैं, सही है। अच्छा, एंकर टैग्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होता है। तो अगर तुम देखो तो ये सारे के सारे इनलाइन है, मतलब कोई भी एक दूसरे को पुश नहीं कर रहा अगले उसके अंदर। अगर मैं इन सबको चेंज कर दूं डिफ के अंदर, एक मिनट,
तो अगर मैं div कर दूं तो अब ये अपनी अपनी लाइन के अंदर आ गए, क्योंकि div जो है वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है, सॉरी ब्लॉक होता है, तो वो अपनी लाइन में किसी को भी नहीं आने देता। अगर मैं इसको बैकग्राउंड डिस्प्ले को जो है वो फ्लेक्स कर दूं, तो अब जो है ये अपनी लाइन में सबको आने दे रहा है, क्योंकि अब जो है ना ये अपने हिसाब से नहीं चलेगा, बल्कि ये अपने पेरेंट के हिसाब से चलेगा। पेरेंट जो है वो इसकी डिस्प्ले को एक तरह से कंट्रोल कर सकता है और इसकी पोजीशनिंग को भी किसी हद तक कंट्रोल कर सकता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि सबसे आसान तरीका, और वही मैं बता रहा हूँ कि जो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है, ब्लॉक हो गया, और पोजीशनिंग जो थी, पोजीशन रिलेटिव करके किसी चीज को मूव करना, और फ्लोट भी एक चीज, फ्लोट शायद हमने टच नहीं किया था, लेकिन फ्लोट भी एक चीज होती है कि अगर हम चाहें तो चीजों को जो है वो डॉट मेन्यू के अंदर div जितने भी हैं उनको फ्लोट राइट करा दें। अगर मैं फ्लेक्स को हटा दूं और मैं यहाँ पे फ्लोट डाल दूं, तो ये सारे के सारे फ्लोट कर रहे होंगे, फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट, और यही सारी चीजें यूज होती थी पहले। फ्लोट यूज होता था, डिस्प्ले यूज होता था, पोजीशनिंग यूज होती थी, ये सब चीजें यूज होती थी एक उसको बनाने के लिए, क्या कहलाता है अपना, एक CSS के लेआउट को बनाने के लिए। लेकिन अब जो है मतलब जो मॉडर्न टूल्स हैं जैसे फ्लेक्सबॉक्स है, उसने इन चीजों को रिप्लेस कर दिया। तो अब जैसे ही मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ तो सबसे पहले तुम लोग देखते हो कि ये सब के सब एक लाइन में आ गए। तो ऐसा क्यों हुआ है? डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे ही मैं इस पे अप्लाई करता हूँ ना, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है वो होती है डिस्प्ले डैश डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में इसके बच्चों को दिखाना है। और सॉरी, डिस्प्ले डायरेक्शन नहीं होता, फ्लेक्स डायरेक्शन होता है। फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो रो होता है। बाय डिफॉल्ट जो है जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स करते हो तो ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी इसमें होती है फ्लेक्स डायरेक्शन रो की। तो वो ये कहता है कि जितने भी इसके चिल्ड्रन है उनको रो में दिखाना शुरू कर दो, एक रो के अंदर दिखें। जबकि अगर मैं चाहूं तो इसको कॉलम कर सकता हूँ, जिसका मतलब ये होता है कि जो है ना जितने भी चिल्ड्रन है उनको कॉलम में दिखाओ। अब देखो चिल्ड्रन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाइल्ड जो भी हो, इनलाइन ब्लॉक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पेरेंट डिसाइड करता है कि जो है ना चाइल्ड कहाँ दिखेगा। तो डिस्प्ले फ्लेक्स हम दोबारा से करते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो एक तरह से रो है आपकी बाय डिफॉल्ट। मैं ये इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग को एक्सप्लिसिटली पता हो क्या हो रहा है, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट रो ही होता है। और फिर मैं ये कह सकता हूँ कि एक काम करो, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो है ना सब चीजें इवनली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या मैं ये चाह रहा हूँ कि जो है ना जैसे तुम लोग मॉडर्न कह रहे हो, तुम लोग अगर कोई वर्ड का फाइल खोलते हो, कुछ करते हो, तो उसमें डिफरेंट किस्म के होते हैं। तुम लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हो टेक्स्ट को, राइट अलाइन भी कर सकते हो, तुम सेंटर भी कर सकते हो, और तुम जस्टिफाई भी कर सकते हो। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि पूरी लाइन को एक तरह से कवर कर रहा हो। तो ये सारी चीजें जो है वो फ्लेक्स बॉक्स दे रहा होता है हमें, कि हम जो है जस्टिफाई कंटेंट कर सकते हैं। और स्पेस बिटवीन का मतलब ये होता है कि हर एलिमेंट के दरमियान में स्पेस होना जरूरी है। स्पेस अराउंड का मतलब ये होता है कि हर एलिमेंट के अराउंड स्पेस होना जरूरी है। और बहुत ही सिमिलर चीज है, क्या नाम है अपना, सॉरी, स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली, ये दोनों बहुत सिमिलर हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस सिमेंटिक्स में, कि इवनली का मतलब ये होता है कि हर किसी में बराबर का डिफरेंस हो, जबकि स्पेस अराउंड का मतलब ये होता है कि हर किसी के अराउंड डिफरेंस हो, स्पेस होना जरूरी है। थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। इवनली जो है वो ज्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है हर चीज को। और जस्टिफाई कंटेंट के अंदर फिर आपके पास आ जाता है लेफ्ट, राइट और सेंटर। ऑब्वियसली कि अगर किसी चीज को, सबसे आसान जो तरीका है ना आज मॉडर्न उसके अंदर किसी भी एलिमेंट को सेंटर करने का, वो ये है कि उसके पेरेंट को तुम फ्लेक्स दे दो और उसको बोलो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, तो पेरेंट ऑटोमेटिकली उसको सेंटर कर देगा। इससे क्या फायदा है कि कल को अगर तुम चाहते हो कि भाई इसका पेरेंट जो है ना वो उसकी विड्थ, मिसाल के तौर पर तुम कम करना चाह रहे हो, पेरेंट की विड्थ किसी वजह से तुम कह रहे हो 400 पिक्सल्स हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा अपने बच्चों को। तुम अगर चाइल्ड में जाके देते हो कि पोजीशन लेफ्ट से जो है वो इतनी ले लो, राइट से इतनी ले लो, इस तरह की चीजें अगर तुम एडजस्टमेंट्स करने की कोशिश करते हो, तो उसमें इशू यही होता है कि कल को पेरेंट की विड्थ या हाइट चेंज होती है तो वो खुद चेंज नहीं होता, जबकि इस केस के अंदर जो है वो खुद ब खुद ऑलरेडी चेंज हो रहा है। तो पेरेंट को ये एक तरह से डेलीगेट करने का फायदा ये है, जो काम हम करा रहे हैं। अभी तक जो ओवरऑल हम चल रहे हैं, ये समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है? और जस्टिफाई कंटेंट का वर्ड तुम लोगों ने सुना हुआ या नहीं सुना हुआ? नहीं आ रहा समझ में आ रहा है ये सब, नहीं समझ में आ रहा मतलब आ रहा है समझ में। यार? क्या कर रहे नहीं हो? से मतलब कि आप बोल रहे थे ना कि वो शब्द तो मैं बोल रहा हूँ कि आ रहा है समझ में सब कुछ। जस्टिफाई कंटेंट का वर्ड सुना है? जी।
तुम लोग यूजुअली यूज करते हो कि वर्ड का तो होता है उसके अंदर, बहुत ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी कि अगर आप सेंटर करते हो तो सब चीजें सेंटर में आ जाती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो तो इवनली भी हो जाता है। अच्छा, जो आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन होती है ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, बल्कि मुझे हाँ ये खोल के भी दिखाना था तुम लोगों को। फ्लेक्स बॉक्स ट्रिक्स ये है, तो यहाँ पे जो है तुम्हारे पास फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज हैं और बैकग्राउंड बेसिक्स एंड टर्मिनोलॉजी, हाँ ये है। जब आप किसी भी चीज को फ्लेक्स देते हो तो वो एक तरह से फ्लेक्स कंटेनर बन जाता है, और जो उसके चिल्ड्रन होते हैं ना उसको हम फ्लेक्स आइटम कहते हैं कि ये एक फ्लेक्स आइटम है, ये दूसरा फ्लेक्स आइटम है। और जो डायरेक्शन तुम्हारी बाय डिफॉल्ट लगी होती है, या अगर तुम एक्सप्लिसिटली देना चाहते हो एक्सप्लिसिटली दे सकते हो, जो भी फ्लेक्स डायरेक्शन होती है ना उसको हम मेन एक्सिस कहते हैं। हम हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इसलिए नहीं कहते कि मेन एक्सिस चेंज हो सकता है। जैसे अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो किया हुआ जो बाय डिफॉल्ट होता है, तो एक तरह से तुम्हारी जो एक्स एक्सिस है ये तुम्हारा मेन मेन एक्सिस है। और अगर मैं इसको, और इस वजह से हम उसमें बात नहीं करते, अगर मैं इसको कॉलम कर देता हूँ तो अब तुम्हारा मेन एक्सिस जो है वो वाई डायरेक्शन है, सॉरी वाई एक्सिस जो है वो तुम्हारा फ्लेक्स डायरेक्शन है। तो इस वजह से हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में बात नहीं करते, बल्कि हम मेन एक्सिस में बात करते हैं। मेन एक्सिस वो है जो तुम यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन को दे रहे हो। तो मेन एक्सिस का ऑपोजिट होता है वो क्रॉस एक्सिस होता है। तो इस वजह से हम ये नहीं कहते कि एक्स एक्सिस मेन एक्सिस है, क्योंकि मेन एक्सिस चेंज हो सकता है। अगर आप फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज कर देते हो तो मेन एक्सिस चेंज हो जाता है। और क्रॉस एक्सिस को हम कहते हैं जो दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन है उसकी, अगर मेन जो है वो एक्स है तो क्रॉस जो है वो वाई होगी, मेन जो है वो अगर वाई है तो क्रॉस जो है वो तुम्हारी एक्स होगी। तो जब हम जस्टिफाई कंटेंट की बात कर रहे होते तो जस्टिफाई कंटेंट अलोंग एक्स एक्सिस बात कर रहा होता है। तो अगर मैं सेंटर कर रहा हूँ या स्पेस अराउंड कर रहा हूँ या कोई इस तरह की बात कर रहा हूँ तो ये मेन एक्सिस में बात कर रहा है, जब तक फ्लेक्स डायरेक्शन रो की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको फ्लेक्स डायरेक्शन को जो है कॉलम कर देता हूँ, अब चूंकि वाई एक्सिस, सॉरी जो मेन एक्सिस है वो वाई हो गया है, और वाई में ऑलरेडी ये स्पेस अराउंड है इनके, मतलब इनके दरमियान में स्पेस है, तो एक तरह से कोई फायदा नहीं हो रहा। और इसी तरह से अगर मैं सेंटर भी करूं तो कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वाई एक्सिस में देखा जाए तो ये ऑलरेडी सेंटर्ड है। सही है। तो अब जो दूसरी चीज होती है वो ये होती है कि अगर मैं क्या नाम है अपना, अगर मैं ये बात करूं कि नहीं मैं ये चाह रहा हूं कि कॉलम हो जाए, मतलब ये इसी तरह दिखे, लेकिन ये बल्कि सबसे पहले तो तुम लोग ये बताओ, जो अभी सिनेरियो है फ्लेक्स डायरेक्शन को मैंने कॉलम किया हुआ है और जस्टिफाई कंटेंट को मैंने ये किया हुआ है, अभी हमारा मेन एक्सेस क्या है? वाई। वाई। वाई एक्सेस है, सही है। तो जस्टिफाई कंटेंट जो है वो वाई एक्सेस में देख रहा है। अगर हम एक्स एक्सेस में जा रहे हैं, मतलब क्रॉस एक्सेस में जा रहे हैं, जो कि हमारा एक्स एक्सेस है, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर में हो जाए, तो उसके लिए जस्टिफाई कंटेंट नहीं होता, बल्कि दूसरी चीज होती है अलाइन डैश आइटम, अलाइन आइटम्स। ये क्रॉस एक्सेस के लिए होता है, ये आपका मेन एक्सेस के लिए होता है, और ये आपका क्रॉस एक्सेस के लिए होता है। क्रॉस एक्सेस में अगर मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर हो जाए तो मैं इस तरह से करूंगा, अलाइन आइटम्स सेंटर कर दो। सही है। तो और इसमें एग्जैक्टली वही सारी प्रॉपर्टीज हैं, स्पेस अराउंड और वही वही सारी प्रॉपर्टीज होंगी। मेरा ख्याल है काफी सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, सारी 100% नहीं होती, लेकिन अगर तुम इसको खोलोगे, मैं इसका लिंक भी भेज दूंगा, तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि फ्लेक्स डायरेक्शन के बाद अलाइन आइटम्स की बात करें, हाँ फ्लेक्स स्टार्ट होता है, फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब ये होता है कि जहां से फ्लेक्स बॉक्स स्टार्ट हो रहा है वहां पे भेज दो। फ्लेक्स एंड होता है, बेस लाइन होता है, तो ये सारे होते हैं। जबकि आपका जो जस्टिफाई कंटेंट होता है, थिंक ऑफ इट एज द जस्टिफाई कंटेंट वर्जन फॉर क्रॉस एक्सेस। जबकि आपका जो एक्चुअल जस्टिफाई कंटेंट होता है वो इस तरह होता है कि फ्लेक्स स्टार्ट हो गया, फ्लेक्स एंड हो गया, सेंटर हो गया, स्पेस बिटवीन हो गया, स्पेस अराउंड हो गया, इवनली हो गया। सिमिलर है काफी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर। सही है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कि ये सबसे मेन चीजें हैं डिस्प्ले फ्लेक्स को बिल्डअप करने के लिए। एक आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन होती है, फ्लेक्स डायरेक्शन ये बताती है कि आपका मेन एक्सेस कौन सा है और आपका क्रॉस एक्सेस कौन सा है। जस्टिफाई कंटेंट जो है वो आपको अलोंग द मेन एक्सेस करता है अलाइन, जबकि अलाइन आइटम्स जो है वो आपको अलोंग द क्रॉस एक्सेस अलाइन करता है। सही है। और अब यही बात है कि अगर मैं ये चाह रहा हूं कि कोई भी मेरे पास जैसे अगर मैं इसके अंदर कोई आर्बिट्रेरी हाइट डाल देता हूँ कि इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ा दो, मतलब 200 पिक्सल्स कर दो या 300 पिक्सल्स कर लो। सही है। तो अब बाय डिफॉल्ट जो है वो देखा जाए तो डिस्प्ले मैंने फ्लेक्स किया हुआ है,
और जस्टिफाई कंटेंट जो है वो स्पेस अराउंड हुआ हुआ है या सेंटर हुआ हुआ है। सही है, तो हमारे पास जो जो भी चीज है वो सेंटर हुई हुई है, और इसको मैं आइटम्स के बजाय जो है एक सिंपल डिव कर देता हूँ, और इस डिव को जो है हम कह देते हैं कि बॉक्स है, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। और इसमें जो है वो हम डॉट बॉक्स को ये 50 जी जी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे अब हमारा ये एक तरह से चाइल्ड है। तो अ, तो अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि अब अगर देखा जाए तो हमारा जो चाइल्ड है, और अगर मैं पैडिंग को खत्म कर दूं तो और अच्छे से समझ आएगा। जो हमारा चाइल्ड है वो जस्टिफाई कंटेंट के जरिए से सेंटर हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो मेन एक्सेस है, रो का एक्सेस है, उसके अंदर सेंटर हुआ है। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये साथ साथ इधर भी अलाइन हो जाए, तो फिर क्या करूंगा? अलाइन लाइन अलाइन आइटम्स आइटम सेंटर, आइटम। सही है। और ये यूजुअली सबसे आसान तरीका होता है किसी भी आइटम को सेंटर करने का। एक बहुत ही मतलब मशहूर मीम भी है और क्वेरी भी है, वो है हाउ टू अलाइन डिव, हाउ टू सेंटर अलाइन डिव। तो ये काफी मतलब मशहूर एक मीम भी बन गया था, और एक वो भी चीज है कि अगर आपको सेंटर अलाइन नहीं करना आता तो आप क्या कर रहे हो। लेकिन अगर मैं इसको सर्च करूँ ना, क्योंकि ये पहले बहुत मुश्किल होता था करना, मतलब इसको अलग अलग तरीके होते थे करने के, और आपको पोजीशन एब्सोल्यूट करानी पड़ती थी पेरेंट की, जो चाइल्ड है उसको लेफ्ट और राइट से मार्जिन को ऑटो कर दो, और इस तरह की चीजें। तो बहुत सारे आपको वर्क अराउंड करने पड़ते थे सिर्फ डिव को सेंटर करने के लिए। लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स ने इतना सिंपल कर दिया इसको कि आप बस पेरेंट को ये बता दो कि भाई तुम्हारा डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स है, और तुम्हें जो है क्रॉस एक्सेस में भी अलाइन सेंटर कराना है, और उसके अंदर भी, मेन एक्सेस के अंदर भी। हाँ, ये वाला सेंटरिंग इन सीएसएस। तो ये 2014 में पेज बना था, और ये इतना बड़ा पेज था कि मतलब हर किस्म आपको आपसे पूरा पूछता था ये कि भाई आपको किस तरह कराना है, आपको हॉरिजॉन्टली कराना है, वर्टिकली कराना है, बोथ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कराना है। तो फिर ये सबसे पहला जो सवाल पूछता है कि कैन यू यूज अ फ्लेक्स बॉक्स। ये वाला जो सवाल है, कैन यू यूज अ फ्लेक्स बॉक्स, जैसे आप ये करोगे तो फिर ये एक तरह से सबसे रिकमेंडेड तरीका है कि भाई आप फ्लेक्स बॉक्स यूज कर लो, बहुत इजीली आप सेंटर कर पाओगे। वरना अगर आप फ्लेक्स बॉक्स नहीं यूज कर सकते, अब तो यूज कर सकते हो बहुत सिंपली, या ग्रिड भी यूज कर सकते हो, ग्रिड ग्रिड भी है, तो ये भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्लेक्स बॉक्स यूज नहीं कर सकते, जो कि पुराने ब्राउजर्स होते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर उस जमाने की बात है, तो बहुत सारे चीजें होती थी कि भाई फिक्स्ड है विड्थ और हाइट या नहीं है। अगर फिक्स्ड है तो फिर मैं बता देता हूँ कि भाई 50% और लेफ्ट से जो है वो 50% इस तरह करके कर लो। और अगर फिक्स नहीं है हाइट, आपको पेरेंट की हाइट भी नहीं पता कि क्या हो सकती है, तो फिर आपको इस तरह करना पड़ेगा कि टॉप को 50% करो, लेफ्ट को 50% करो, ट्रांसफॉर्म करो, ट्रांसलेट -50% -50%। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये नहीं लगाओगे ना, तो होगा ये कि जो चाइल्ड है वो पहले लेफ्ट से 50% होगा, फिर टॉप से 50% होगा। तो जो इसका कोना, टॉप लेफ्ट कॉर्नर है ना, वो यहाँ पर आ रहा होगा, मतलब सेंटर में आ रहा होगा। तो ट्रांसलेट का मतलब ये होता है कि जो इसका सेंटर है ना वो चेंज कर रहे होते हैं हम, इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन चेंज कर रहे होते हैं। तो -50% -50%, तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये बन जाता है आपका, बजाय इसके कि ये हो। तो क्या नाम है अपना, वरना बाय डिफॉल्ट पॉइंट ऑफ ओरिजिन कोना होता है ना, पर ऑब्वियसली टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो है वो आपको पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, तो वो आप चेंज कर रहे हो। तो ये भी एक वैसे अच्छा तरीका है करने का, जो कि मैं काफी काफी टाइम तक यूज कर रहा था इसको। तो ये भी तुम कर सकते हो, अगर तुम फ्लेक्स बॉक्स यूज नहीं कर सकते तो तुम इस तरह कर सकते हो कि भाई पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट कर लो और इस तरह कर लो। लेकिन मॉडर्न डे अगर तुम्हारे पास पूरी तरह हाथ है, तुम पूरा हाथ साफ कर सकते हो उसके ऊपर, मतलब तुम पूरा लेआउट बना रहे हो, तुम्हारे हाथ में पूरा लेआउट, तो डेफिनेटली तुम फ्लेक्स बॉक्स के साथ जाओगे। सही है। तो ये चीज मेरा ख्याल है फ्लेक्स बॉक्स काफी हद तक तुम लोग को समझ आ गया होगा ओवरऑल क्या चीज है। इसमें फिर बहुत सारी चीजें और भी आ जाती है, मतलब इस पूरे पेज को तुम एक्सप्लोर करोगे, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम कि क्या नाम है अपना, आइटम्स जो है वो तुम्हारे फ्लेक्स आइटम्स जो है उनका ऑर्डर तुम बदल सकते हो कि 1 2 5। और बल्कि ये चीज मैं चाहूंगा भी कि तुम लोग करो,
इस चीज को डेफिनेटली एक्सप्लोर करो। और अब मैं जो नेक्स्ट वीक के लिए दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि तुम लोग एक दफा फिर से इसको बनाओ, और अब तुम लोगों को ज्यादा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल है इस दफा जो टास्क है, लेकिन फिर भी करने की ट्राई करो। सबसे पहले ये करो कि तुम इस पूरी वेबसाइट को जो ये वाली जो चीज है तुम इसको बनाओ। एक साइट वाइड हेडर होगा, एक ये असाइड्स हैं, और ये तुम्हारा मेन्यू है, और ये तुम्हारा फुटर है, और फ्लेक्स बॉक्स के साथ बनाना है इसको। फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे तुम स्क्रीन को बड़ा करते रहोगे तो मीडिया क्वेरीज तुम्हें इस तरह लगानी होंगी कि मतलब इस तरह से बड़ा हो, तुम्हारा मेन्यू जो है वो ऊपर आ जाए और तुम्हारी जो सारी चीजें वो नीचे रहें, और ये दोनों जो है वो एक ही लाइन के अंदर आ जाए। और इसका हमने अभी तरीका भी देखा था कि तुम ब्लॉक से इसको मूव करके इनलाइन ब्लॉक कर दो तो हो जाएगा। फिर तुम्हें मीडिया क्वेरीज लगा के, फिर बाकी तो सेम ही है। तो ये दोनों चीजें तुम्हें इंप्लीमेंट करनी है कि सबसे पहले तुम लोग जो है वो एक सिंपल सी साइट बनाओगे इसी तरह से करके, और जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ना तो फिर तुम इस तरह से इसको बदल दोगे। और सबसे मुश्किल जो पार्ट दिख रहा होगा तुम लोगों को उसमें ये दिख रहा होगा कि भाई पहले मेन्यू नीचे है उसके बाद मेन्यू ऊपर है, इसके लिए तो जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए जावास्क्रिप्ट की भी जरूरत नहीं है। तुम लोग अभी जो मैंने ये चीज बताई है प्रॉपर्टीज ऑर्डर का, कि तुम ऑर्डर चेंज कर सकते हो, इसको तुम लोग इजीली यूटिलाइज कर सकते हो ये काम करने के लिए, कि ऑर्डर जो है तुम जो मीडिया क्वेरी होगी उसमें तुम ऑर्डर चेंज कर दोगे जो एलिमेंट्स का होगा। सही है। तो और कोई सवाल है इससे रिलेटेड, फ्लेक्स बॉक्स से या किसी भी चीज से रिलेटेड जो अभी हमने पढ़ा है? नहीं, मेरा तो नहीं है। सही है। तो अब दोबारा से बनाना, मुबश्शिर जो तुमने भी बनाया उसको एक तरह से स्क्रैप करके दोबारा से बनाना, और इस दफा जो है क्या नाम है अपना, वही सारी चीजें तुम्हें डालनी, ये तुम अपने वाले को एडजस्ट भी कर सकते हो, वो इशू नहीं है, लेकिन वही सारी चीजें डालनी होंगी कि मेन्यू को जो है वो स्टिकी करना होगा। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कैसे करना है। तुम्हें पेरेंट को डायरेक्ट पेरेंट बनाना पड़ेगा पेज को हमेशा। और दूसरा जो काम करना वो ये करना कि वही जो मैं बता रहा था कि क्लिक करेंगे तो पॉपअप दिख जाएगा। तीसरा काम यही करना है कि इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, कि जैसे जैसे स्क्रीन बड़ा होगा वैसे ये रिस्पॉन्सिव भी होगा। और इसके अलावा अलर्ट बॉक्स डेफिनेटली डाल लेना। अलर्ट बॉक्स में चाह रहा हूँ कि देखिए तुम लोग को अलर्ट बॉक्स के साथ जो है पोजीशन एब्सोल्यूट का ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों यूज करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट और ये सारी चीजें। सही है। तो ये 3-4 चीजें हैं, इसको कर लेना, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक। चलो सही है। ओके फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।